Good morning, students, and welcome students in my YouTube channel Hamid Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing about the chronic renal failures. लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो acute renal failure था, और आज हम डिस्कस करेंगे chronic renal failures. बेसिक डिफरेंस क्या है? एक्यूट रीनल फेलियर मैंने उस टाइम में बताया था, अगर कोई एक वीक के अंदर हुआ है, 1 वीक के अंदर कंडीशन ऐसी बनी है, इमीडिएटली कंडीशन ऐसी बनी है कि किडनी के नेफ्रॉन्स प्रॉपर तरीके से वो फंक्शन रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं जो उसका होता है, तो उस कंडीशन में बोलते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। और ये बहुत लॉन्ग टाइम से प्रोग्रेसिवली चला आ रहा है, लॉन्ग टाइम से चला आ रहा है, और कि उसकी किडनी की अपना प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है, तो उसको बोलते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर। दूसरा कंडीशन डिफरेंस ये था कि एक्यूट रीनल फेलियर जो होता है उसके अंदर जो जो रिवर्सिबल कंडीशन होती है कि वो जो किडनी डैमेज हुई है कि या किडनी जो हम फंक्शन नहीं कर पा रही है उसको हम रिकवर कर लेते हैं, उसको रिकवर करके हम उसको हम दोबारा जैसी पहले थी वैसी ही उस तरह के फंक्शनल को हम स्टार्ट कर सकते हैं। जबकि हमारा क्रोनिक रीनल फेलियर है, इस कंडीशन में हम उसे रिवर्सिबल तरीके से इरिवर्सिबल टाइप का है, इसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। इसमें एक ही तरीका होता है डायलिसिस करने का। डायलिसिस जितना करते रहोगे उतना इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, लेकिन किडनी का दोबारा रीजनरेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ किडनी जो नेफ्रॉन्स होती है बहुत हायर नंबर में डैमेज हो जाती हैं क्रोनिक रीनल फेलियर में। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस तो ये हुआ। तो अब स्टार्ट करते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर इज ए कंडीशंस ऑफ ए लॉन्ग टर्म प्रोग्रेसिव रीनल इम्पेयरमेंट्स। मैंने बताया था काफ़ी लॉन्ग टाइम से अगर लॉन्ग टाइम से प्रोग्रेसिव रीनल इम्पेयरमेंट बना हुआ है तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? क्रोनिक रीनल फेलियर कहलाएगी, जिसे हम शॉर्ट में CRF बोल सकते हैं। सिंस एक्यूट रीनल फेलियर आल्सो इन्वॉल्व रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ द किडनी फंक्शंस एंड ऑलमोस्ट ऑल सिम्टम्स ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर आर प्रोड्यूस इन द क्रोनिक रीनल फेलियर आल्सो। जैसे हमने एक्यूट रीनल फेलियर में देखा था कि जो जितने फंक्शन थे उसमें वो जो इतने फंक्शन जो किडनी करती है फिल्ट्रेशन का, वो आपका डिस्ट्रॉय आता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और जो सिम्टम हमें ऑब्जर्व हो रहे थे कि एक्यूट रीनल फेलियर में, वो सभी सिम्टम भी क्रोनिक रीनल फेलियर में ऑब्जर्व होते हैं। द लॉन्ग टाइम रीनल इम्पेयरमेंट यूरेमिया में आल्सो अफेक्ट द एक्स्ट्रा रीनल टिश्यू एंड प्रोड्यूस सम साइन एंड सिम्टम्स। अब लॉन्ग टाइम तक अगर रीनल इम्पेयरमेंट रहेगा, जो अपनी किडनी है वो अपना प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगी, तो उसके कारण क्या होगा? यूरिक एसिड जो यूरिया है वो बाहर नहीं निकल पाएगा बॉडी से बाहर। सबसे मेन फंक्शन क्या है किडनी का? तो किडनी का मेन फंक्शन होता है कि जो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल है, यूरिया कंटेंट को बाहर निकालना। अगर किडनी की फंक्शन में इम्पेयरमेंट आएगा तो किडनी मेनली क्या होगा? इम्पेयरमेंट के कारण क्या होगा? यूरिया कंटेंट बाहर नहीं निकल पाएगा। और जब क्रोनिक कंडीशन है तो लॉन्ग टाइम कंटिन्यू की आज बढ़ रहा है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने से कंटिन्यू यूरिया आपकी बॉडी में बढ़ता चला जा रहा है, और जो कंटिन्यू यूरिया लेवल जब बॉडी में बढ़ता जाएगा तो रीनल के अलावा अदर टिश्यू होंगे उनको भी इन्फेक्टेड करता है, और डिफरेंट टाइप के साइन और सिम्टम्स हमको ऑब्जर्व होते हैं जो हमें एक्यूट रीनल फेलियर में ऑब्जर्व नहीं हो पाते हैं। यानी कि द लॉन्ग टर्म रीनल इम्पेयरमेंट एंड यूरेमिया मतलब क्या है? ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ना या यूरिया का लेवल, यूरेमिया may also affect the extrarenal tissue and produce some sign and symptoms that are not seen in the acute renal failure। जो हमें acute renal failure में नहीं दिखते हैं साइन एंड सिम्टम्स, वो हमें क्रोनिक रीनल फेलियर में ऑब्जर्व होना शुरू हो जाते हैं। दिस इंक्लूड है ऑस्टियोडाइट्रोफाइसिस। ऑस्टियोडाइट्रोफाइसिस मतलब क्या है कि आपका जो बोन्स है, बोन्स में डिफॉर्मिलिटी आ जाती है। न्यूरोपैथी मतलब क्या है? नर्व्स होती हैं, नर्व अपना प्रॉपर नर्व में जो सेंसिटिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, न्यूरोपैथीज होती है। एनीमिया हो जाता है, मतलब ब्लड का लॉस होता है, ब्लड मतलब RBC या हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाते हैं, और सिंकिंग ऑफ किडनी भी सुकड़ने लगती है, क्योंकि किडनी की मेजॉरिटी नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कंडीशन होती है क्रोनिक रीनल फेलियर की। अगर मैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करूँ, साइन एंड सिम्टम्स की बात करूँ, बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं, लेकिन फिर भी हम उसको थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे क्या क्या होता है। पहले देखो साइन एंड सिम्टम्स में देखें तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। सबसे पहले क्या होगा? आपने पढ़ा भी होगा किडनी के लिए, शायद इस सेमेस्टर में है आप लोगों के किडनी से क्या डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सक्रीट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, जो एक्सेस अमाउंट में हमारी बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं वो किडनी बाहर निकलती है। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रोलाइट हमारी किडनी के थ्रू बॉडी से बाहर निकलें तो बॉडी में उनका क्या होगा? एक्यूमुलेशन होने लगेगा, बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ने रहेंगे, और बॉडी में जब एक्यूमुलेशन होने लगता है तो ये डिफरेंट टाइप के साइन एंड सिम्टम आते हैं। फ्लूइड यानी कि वाटर का
एक्यूमुलेशन में लगेगा, वाटर हमारी किडनी के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट होता है, वो वाटर भी बाहर निकल पाएगा, इलेक्ट्रोलाइट भी बाहर निकल पाएगा। जब वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का एक्यूमुलेशन बॉडी में होगा तो डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स ऑब्जर्व होंगे। क्या होंगे देखते हैं। रिड्यूस साल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन प्रोड्यूस सिम्टम लाइक एडिमा कंडीशन बनेगी, हाइपरटेंशन हो सकता है, एसिस्टिक एंड CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन बन जाती है। पर्टिकुलरली इफ़ द साल्ट इनटेक पेशेंट इज हाई, अगर पेशेंट को ये है जो हाई साल्ट ले रहा है तो सबसे पहले कंडीशन यही दिखाई देगी, वो एडिमा दिखाई देगा, हाइपरटेंशन हो सकता है, CHF जैसी कंडीशंस बन सकती हैं। इम्पेयर्ड पोटेशियम एक्सक्रीशंस में प्रोड्यूस सीरियस हाइपरकैलेमिया, अगर पोटेशियम का एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है तो बॉडी के अंदर पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी हाइपरकैलेमिया जैसी कंडीशन बन जाएगी। विच में भी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सम कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन लाइक ए डिस्टर्बेंस इन कार्डियक रिदम एंड कंडीशंस, जिसकी वजह से क्या होता है, पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑब्जर्व होते हैं, जैसे कार्डियक रिदम होता है, कार्डियक रिदम एंड कंडीशंस, कार्डियक रिदम एंड मतलब कंडक्शन है, ये सॉरी कंडीशन नहीं है, इसको थोड़ा चेंज कर लेना, कार्डियक रिदम एंड कंडक्शन है, कंडीशन नहीं है कंडक्शन। तो कार्डियक रिदम में आपको बताया था फर्स्ट सेमेस्टर में कि AB नोड से ऐसे नोड पे जनरेट होते हैं इम्पल्स, वो AB नोड पहुँचते हैं, AB नोड से बंडल ऑफ व्हील से प्रोपेंजर फाइबर में। तो वहाँ रिदम एक पर्टिकुलर टाइम में जो आपकी कार्डियक साइकिल थी, पर्टिकुलर एरिया में आपका इम्पल्स पहुँचता है, वो कार्डियक रिदम है। तो कार्डियक रिदम में डिस्टर्बेंस आ जाएगा तो पोटेशियम लेवल ज़्यादा होने के कारण, और साथ में कंडक्शंस मतलब उसके जो फ्लो हो रहा था उसके भी वो जो कंडक्शन हो रहे थे, यानी कि जो इम्पल्स फ्लो हो रहे थे उसमें भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है ड्यू टू द हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम लेवल और ज़्यादा बढ़ने के कारण। इन नॉन डायबिटिक पेशेंट दिस हैपन व्हेन GFR फॉल टू 5 ml per minute। अगर नॉन डायबिटिक पेशेंट की बात करें, जब उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 5 ml per minute से तक पहुंच जाता है तो उसमें ये आपको हाइपरकैलेमिया जैसी कंडीशन ऑब्जर्व होती है। अगर हम डायबिटिक पेशेंट की बात करें, डायबिटिक पेशेंट में तो 5 ml per minute से पहले ही ऑब्जर्व हो जाती है। अगर GFR रेट उसका 5 ml per minute से पहले ही ऑब्जर्व होना शुरू हो जाती है, मतलब 5 ml per minute का मतलब 1 मिनट में 5 ml ब्लड को वो फिल्टर कर रहा है, दैट इज़ द GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है। ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, क्योंकि एसिड जो जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो एसिड प्रोड्यूस होता है, वो एसिड आपका यूरिनरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकलता है, किडनी के थ्रू बाहर निकलता है, तो किडनी के थ्रू बाहर निकलेगा तो बॉडी में कलेक्ट होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी होगी। मतलब एक तरह से मैं आपको बताऊं, सबसे जो आप पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, किडनी है। और किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन मतलब जितनी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी सबसे बाहर निकालने का मेन ऑर्गन कौन करता है, किडनी करता है। अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर निकलेंगे तो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। और क्रोनिक रीनल फेलियर में क्या हो रहा है कि बहुत टाइम से किडनी काम नहीं कर रही, तो बहुत टाइम से नहीं काम करेगी तो जितने भी वेस्ट होंगे वो हमारी बॉडी में बढ़ते चले जाएंगे और डिफरेंट टाइप के फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि जो कैपेसिटी होती है किडनी की वो एसिड को एसिड करती है, वो कम हो जाती है, जिसके बाद मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन बन जाती है। बोन एंड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की बात की थी, तो बोन एंड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म क्यों होगा कि क्रोनिक रीनल फेलियर एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ सीरियसली डिस्टोराइड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। क्रोनिक रीनल फेलियर में सबसे पहले तो ये होता है कि जो हमारा कैल्शियम मेटाबॉलाइज होता है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की जो मेटाबॉलिज्म होता है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से जो कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्ब इज डिमिनिश ड्यू टू द लैक ऑफ एक्टिवेटेड विटामिन डी एक्टिवेटेड बाय द किडनी, एज द रिजल्ट प्रोड्यूस कंडीशन सच एज ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस और हाइपोकैलेमिया। अब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म कैसे इफेक्ट होता है ड्यू टू द किडनी? क्योंकि जो एक आपको पता होगा कि विटामिन डी का मेन काम क्या होता है कि जब हम कितना भी कैल्शियम खाएं, जब तक हमारी बॉडी में विटामिन डी एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं है तब तक उस कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हमारी किडनी इंटेस्टाइन से नहीं हो सकता। अगर विटामिन डी एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं है, एक्टिवेटेड फॉर्म में विटामिन डी अगर हमारी बॉडी में नहीं होगा तो कैल्शियम हमारी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। अब एक्टिवेटेड जो फॉर्म होती है वो किडनी के थ्रू फॉर्म होती है, एक्टिवेटेड जो होता है वो किडनी के थ्रू होता है। अब किडनी जब इनएक्टिव हो गई तो एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं होगी। जब विटामिन डी का लेवल एक्टिवेटेड विटामिन डी का लेवल जब कम हो जाएगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जब कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी तो उसके कारण क्या ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस और हाइपोकैलेमिया जैसी कंडीशन बन जाती है। ऑस्टियोमलेशिया मतलब क्या होता है कि बोन में
बोन के अंदर जो कैल्शियम होता है वो कम होता चला जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन में खोखलापन आ जाता है। और हाइपोकैल्शियम मतलब क्या है, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो जाता है। तो ये हुआ बोन और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होती है ड्यू टू द क्रोनिक रीनल फेलियर। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर अबनॉर्मलिटी होती है जिसमें हाइपरटेंशन इज कॉमन इन CRF मतलब क्रोनिक रीनल फेलियर के कारण हाइपरटेंशन तो कॉमन ही है। इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन और पेरिकार्डियम बाई ये यूरेमिक टॉक्सिन, जो यूरेमिक टॉक्सिन जो बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, वो बॉडी से बाहर निकल नहीं रहा है, एक्सक्रीशन हो नहीं रहा है। तो यूरेमिक टॉक्सिन जब बढ़ता जाता है तो उसके कारण क्या होती है, पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन इरिटेशन होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियाटिस ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा किडनी प्रोड्यूस इथ्रोपोइटिन इन नॉर्मल ह्यूमन, जो नॉर्मल ह्यूमन में क्या है कि किडनी क्या प्रोड्यूस करती है, इथ्रोपोइटिन करती है। लेकिन CRF यानी क्रोनिक रीनल फेलियर कंडीशन में क्या होगी कि किडनी इस हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। इस हार्मोन के लैकिंग में क्या होगा कि RBC फॉर्म नहीं हो पाएगी, RBC फॉर्म नहीं हो पाएगी तो एनीमिया जैसी कंडीशन बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हीमोपाइटिक एंड हीमोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस। ये भी होता है हेमोपाइटिक हीमोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। क्या होगा कि जो आपका कि CRF यानी क्रोनिक रीनल फेलियर में पेशेंट आल्सो शो प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? ड्यू टू द डिक्रीज फैक्टर 3 इन द प्लेटलेट्स एंड एबनॉर्मल प्लेटलेट एग्रीगेशंस। देखिए, अब फैक्टर 3 का एक्टिवेशन भी कौन करता है? किडनी करती है। फैक्टर 3 का एक्टिवेशन जब नहीं हो पाएगा तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। जब ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो ब्लीडिंग टाइम क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ब्लड क्लॉटिंग का जो फैक्टर ही नहीं है तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। जब ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा। साथ में एबनॉर्मल प्लेटलेट एग्रीगेशंस क्या है, जो प्लेटलेट्स के बीच में जो बाइंडिंग होती है उसका काम भी क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन के कारण होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन भी क्या होता है, वो किडनी से ही एक्टिवेटेड होता है, वो भी नहीं होता है, इसलिए एबनॉर्मल प्लेटलेट एग्रीगेशन होते हैं जिससे जो क्लॉट फॉर्म होता है वो क्लॉट आसानी से फॉर्म नहीं होता है, ब्लीडिंग टाइम बढ़ता चला जाता है। यूरेमिक टॉक्सिसिटी आल्सो सप्रेस द लिम्फॉइड सेल्स न्यूट्रोफिल्स टू गिव राइज टू ल्यूकोपीनिया। अब जब यूरेमिक टॉक्सिसिटी मतलब क्या, यूरिया लेवल जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यूरेमिक टॉक्सिसिटी मतलब बहुत एक्सेस लेवल में यूरिया बढ़ जाना या यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाना। तो ये क्या करेंगे, हमारी जो लिम्फॉइड सेल होती हैं, जिसकी लिम्फॉइड सेल से जो हमारी WBC बनती है, फॉर्म होती है, साथ में न्यूट्रोफिल्स होती हैं, वो क्या होती हैं, सप्रेस हो जाती हैं। लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स भी सप्रेस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिसके कारण ल्यूकोपीनिया हो जाएगा। ल्यूकोसाइट्स का फॉर्मेशन कम हो रहा है, यानी बॉडी में ल्यूकोसाइट्स कम हो जाएंगे, WBC कम हो जाएंगे। ल्यूकोपीनिया मतलब लैकिंग ऑफ या रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट मतलब WBC हमारी बॉडी में कम हो जाएंगे। किसके कारण? यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण, यूरेमिक टॉक्सिसिटी के कारण। दिस इम्पेयर द कीमोटैक्सिस, जिसकी वजह से क्या होता है, कीमोटैक्सिस, एक्यूट इन्फ्लामेशन और डिले हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन होती है। आपको पता ही है कि हमारे कीमोटैक्सिस की बात करें, एक्यूट इन्फ्लामेशन की बात करें और हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन की बात करें, सब में किसका रोल होता है? WBC का, चाहे न्यूट्रोफिल, चाहे इसिनोफिल, चाहे बेसिनोफिल, लिम्फोसाइट, सभी इनका रोल होता है, WBC का होता है। WBC जब हमारी बॉडी में कम बन रही हैं तो ऑटोमेटिक ये क्या होंगी, इम्पेयर्ड होंगी। और ये जो पेशेंट होगा जिसको जो क्रोनिक रीनल फेलियर का, जब उसके अंदर लिम्फोसाइट या WBC काउंट बहुत कम है तो वो पेशेंट क्या होगा, मोर ससेप्टेबल होगा इन्फेक्शन के। इन्फेक्शन उसके लिए आसानी से हो सकता है क्योंकि उसकी जो डिफेंस मैकेनिज्म पूरी फेल हो चुकी है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो हीमाटोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन ये हो जाता है। हीमोपोइटिक का मतलब कह रहे हैं कि ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है। ये कॉम्प्लिकेशन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जिस पर आप देख सकते हैं सोडियम और वाटर बैलेंस जब बढ़ जाएगा तो इसके कारण ये डिसऑर्डर आप देख सकते हैं, हाइपरटेंशन कंडीशन बन जाती है, इनके वेस्कुलर वॉल्यूम होगा, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। पोटेशियम इम्बैलेंस होगा तो हाइपर कैलेमिया होगा, पोटेशियम लेवल बढ़ जाएगा। एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस नहीं हो पाएंगे तो यूरेमिया हो जाएगा, और यूरेमिया के जाना बहुत सारे कंडीशन बनती हैं, कॉम्प्लिकेशन होती हैं। इथ्रोपोइटिक प्रोडक्शन कम हो जाएगा जिसके कारण एनीमिया हो जाएगा। एसिड बेस बैलेंस बिगड़ने के कारण एसिडोसिस हो जाती है। एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो उसके कारण क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस या हाइपोकैलेसीमिया, कैल्सीमिया जैसी कंडीशन बनती है। और फास्फेट एलिमिनेशन में क्या है, हाइपरपैराडाइज्म जैसी कंडीशन बनती है। तो ये सभी से कॉम्प्लिकेशन हैं, जितने भी आप देखेंगे बहुत लंबी कॉम्प्लिकेशन है क्रोनिक रीनल फेलियर के लिए। अगर क्रोनिक रीनल फेलियर हो जाए तो मतलब ये समझ लीजिए कि उस पेशेंट को बचना मुश्किल है। बस आप डायलिसिस कराते रहेंगे तभी बचा सकते हैं, और डायलिसिस कितने टाइम तक कराएंगे पॉसिबिलिटी नहीं है। मैक्सिमम 1-1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, इससे पेशेंट ग्रोथ नहीं कर पाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर आप नर्वस सिस्टम मस्कुलर अबनॉर्मलिटी भी होती है, क्योंकि जब यूरेमिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो सीधे हमारी नर्वस सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करता है।
स्लीप डिसऑर्डर होगा, इम्पेयर्ड ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, सॉरी, ये कंसंट्रेशन है, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन, इसको भी सही कर लेना, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन, जजमेंट और कंसंट्रेशन इम्पेयर्ड हो जाता है। एमनीशिया मतलब भूलने की दिक्कत होने लगती है। सिम्टम ऑफ न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी लाइक हिकअप है, हिचकी आना, क्रैम्प्स होना, टचिंग होना, सीजस और कोमा जैसी कंडीशंस बन जाती है ड्यू टू द हाई यूरिमिक एसिड जब बढ़ जाता है हमारी नर्वस सिस्टम्स के अंदर। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्नॉर्मलिटी होती है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है, म्यूकोजा अल्सरेशन होता है क्योंकि यूरिमिक एसिड जो होता है बढ़ा हुआ है, जिसके कारण वो जो म्यूकोजा हो तो उसको डैमेज कर देते हैं, जैसे पेप्टिक अल्सर भी बन जाएगा, म्यूकोजा अल्सर हो जाएगा, नॉसिया, वोमिटिंग और एरेक्सिया जैसी कंडीशंस बहुत कॉमन हो जाती है इन द पेशेंट ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। देखिए, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर इज डायबिटिक मेलाइटस। वैसे मेन बात कहें तो क्रोनिक रीनल फेलियर का सबसे बड़ा कारण जो है वो डायबिटिक मेलाइटस होता है। अगर डायबिटिक मेलाइटस में उसकी डायबिटिक कंडीशन कंटिन्यू बनती जा रही है, मतलब कंटिन्यू उसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, बहुत टाइम तक बढ़ा हुआ है, तो बाद में क्या उसका इफेक्ट किस में पड़ता है? किडनी में पड़ता है। अदर कॉज ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट आर हाइपरटेंशन एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब ग्लोमेरुलस में कोई इन्फ्लामेशन हो जाना, उसके कारण भी, और हाइपरटेंशन के कारण भी कभी कभी ऐसा होता है कि रीनल फेलियर हो जाता है। लेकिन लेस कॉमन जो कॉज है वो इन्फेक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ किडनी है। अब मैं डायबिटीज़ के मेलाइटिस की बात करता हूँ, क्यों होता है। देखिए, डायबिटिक मेलाइटिस अगर किसी पेशेंट को है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो उसका शुगर लेवल जो है हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन बन जाएगी। और हाइपरग्लाइसीमिया जब कंडीशन होगी तो ब्लड में जब ग्लूकोज कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो वो फिल्टर होगा ब्लड कहाँ पर? किडनी में। तो उस फिल्टर जब ब्लड किडनी में होता है तो उसका जो प्रेशर होता है, लोड होता है, जो ब्लड फिल्ट्रेशन का लोड होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें शुगर बहुत ज़्यादा है और शुगर बहुत ज़्यादा कंटेंट होने के कारण जो नेफ्रॉन्स होती है, नेफ्रॉन्स पे लोड बहुत बढ़ जाता है, और नेफ्रॉन्स पे लोड बढ़ने के कारण क्या होता है, वो ब्लड आसानी से फ़िल्टर नहीं हो पाता है, इम्पेयरमेंट एंड फिल्ट्रेशन होती है। और जितना इम्पेयरमेंट फिल्ट्रेशन जितनी बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा इन नेफ्रॉन्स पे लोड बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे लोड कंटिन्यू बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे नेफ्रॉन्स एक 1 बाई 1 डैमेज होना शुरू हो जाती है। एक डैमेज हो गई फिर दूसरे डे पे डबल लोड पड़ता है। इस तरीके से नेफ्रॉन जब डैमेज होना शुरू हो जाती है तो लास्ट में वो कंडीशन आ जाती है क्रोनिक रीनल फेलियर की। तो ये कैसे देखते हैं। ड्यू टू द डायबिटिक मेलाइटस इंक्रीज द लोड ऑफ नेफ्रॉन्स। डायबिटिक मेलाइटस के बाद क्या होता है? लोड ऑफ नेफ्रॉन्स पे लोड काफ़ी बढ़ जाता है, विच इज़ द मेन कॉज ऑफ नेफ्रॉन डैमेज। इसकी वजह से नेफ्रॉन्स डैमेज होना शुरू हो जाती है। क्रोनिक रीनल फेलियर रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअली इरिवर्सिबल लॉस ऑफ नेफ्रॉन्स। मैंने बताया था आपको क्रोनिक रीनल फेलियर में क्या कंटिन्यू और इरिवर्सिबल, मतलब रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल मतलब एक बार लॉस हो गई नेफ्रॉन्स तो वो दोबारा बनेगी नहीं। इरिवर्सिबल लॉस ऑफ नेफ्रॉन्स होती है बिकॉज विच द फंक्शनल बर्डन ऑफ किडनी प्रोग्रेसली फॉल ऑन फ्यूअर टू फ्यूअर नेफ्रॉन्स। मैंने बताया एक नेफ्रॉन डेवलप, अब मान लीजिए कि ऐसे नेफ्रॉन्स तो बहुत लाखों में होती हैं एक किडनी के अंदर, लेकिन अगर मान के चलिए अगर एक कंपनी में एक प्लेस है जिसमें 10 लोग काम करने वाले हैं, ठीक है, किसी एक की डेथ हो जाती है तो उसका वर्कलोड उन 9 पे आएगा तो उन पर वर्कलोड बढ़ जाएगा। फिर उसमें 2 की किसी डेथ हो जाती है तो जो 8 लोग बचे उन पर वर्कलोड बढ़ेगा। अब 7 की साथ फिर एक और डेथ हो जाती है, फिर जो 7 लोग बचे उन पर वर्कलोड, तो कंटिन्यू क्या जो बचे हुए लोग हैं उन पर क्या वर्कलोड बढ़ रहा है, और वर्कलोड बढ़ेगा तो वर्कलोड बढ़ने पे क्या है वो भी डैमेज होना शुरू हो जाती है। सेम उनको भी डेथ हो सकती है, तो कितना काम तो कोई कर नहीं सकता, एक लिमिट अमाउंट तो कम कर सकता है। सेम नेफ्रॉन के साथ में अब नेफ्रॉन कुछ डैमेज हुई है तो उनका लोड उस पर आएगा, तो नेफ्रॉन जितना लोड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। तो मतलब क्या है, इरिवर्सिबल लॉस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं विच कॉज फंक्शनल बर्डन ऑफ किडनी प्रोग्रेसली फॉल ऑन फ्यूअर टू फ्यूअर नेफ्रॉन। छोटे से फिर कम से कम नेफ्रॉन्स पे उनका बर्डन बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से इरिवर्सिबल लॉस ऑफ नेफ्रॉन्स होती रहती है। द इंक्रीज वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल नेफ्रॉन्स क्रिएट ए सिचुएशन कॉल्ड हाइपर फिल्ट्रेशंस। अब किसी भी एक इंडिविजुअल नेफ्रॉन्स पे कंटिन्यू लोड बढ़ रहा है तो ये सिचुएशन क्या बनाती है? हाइपर फिल्ट्रेशन बनाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन करना है उसको, उस पर लोड बहुत बढ़ गया है। बीच में भी कंसिडर ऐसे हम मान सकते हैं कि नेफ्रॉन पे बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन हो गया, बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया है। ड्यूरिंग दिस इस कारण क्या होगा? द नेफ्रॉन्स आर वर्किंग एट हाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। इस वजह से क्या होगा, जो नेफ्रॉन्स के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों?
क्योंकि उस पर लोड पहले से ही है। मैंने आपको जैसे आपको एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले शुगर का, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ तो क्या होगा, हाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। विद पासेज ऑफ टाइम हाइपर फिल्ट्रेशन डैमेज नेफ्रॉन एंड प्रोड्यूस फाइब्रोसिस स्कैरिंग इन ग्लोमेरुलस। और जितना ज़्यादा हाइपर फिल्ट्रेशन होगा मतलब बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा नेफ्रॉन्स के लिए। जैसे जैसे टाइम बीता जाएगा वैसे वैसे नेफ्रॉन्स क्या होगा, नेफ्रॉन बहुत डैमेज होना शुरू हो जाती है। हाइपर फिल्ट्रेशन कारण क्या होगी, नेफ्रॉन्स का ग्लोमेरुलर पार्ट डैमेज होना शुरू हो जाएगा एंड प्रोड्यूस फाइब्रोसिस एंड स्कैरिंग इन ग्लोमेरुलस। जो ग्लोमेरुलस पार्ट है उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है और स्कैरिंग हो जाती है, यानी कि टूटे फूटे जो टूटे टिश्यू हैं वो वहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे, गैदरिंग हो जाते हैं और विच रिटर्न टू रिस्पॉन्सिबल कंटिन्यू लॉस ऑफ नेफ्रॉन, जिसकी जो मेन कारण होता है कि नेफ्रॉन्स के लोकल फंक्शनल को लॉस करने का। ठीक है, इस तरीके से एक नेफ्रॉन लॉस होंगे, इस तरह एक के बाद दो के बाद तीन के बाद 4 ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। जब ये नेफ्रॉन बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है तो वो क्रोनिक रीनल फेलियर जैसी कंडीशन बन जाती है। और ये कैसे होती है, इसमें कुछ फैक्टर और होते हैं जो रोल प्ले करते हैं थोड़ा डेवलपमेंट ऑफ CRF यानी क्रोनिक रीनल फेलियर। पहला क्या है, रिटेंशन और नाइट्रोजनियस बेस्ड। अब जैसे जैसे नाइट्रोजन बेस्ड हमारी बॉडी में बढ़ता जाएगा, वो भी क्या करेगा, इस एक नेफ्रॉन्स के ऊपर हाइपर फिल्ट्रेशन करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा उस पर लोड डालेगा। और बहुत ज़्यादा जब लोड डालेगा तो वो भी क्या करती है, किडनी को डैमेज करती है। तो यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन बेस ज़्यादा होगा तो नेफ्रॉन डैमेज होती है। तो कहने का मतलब है कि वो जो लोग जिनकी नेफ्रॉन्स या जो ओल्ड एज पेशेंट हो चुके हैं तो उनको कोशिश ये करें कि नाइट्रोजन बेस जो बनते हैं उस तरह के फूड कम खिलाएं। मतलब जैसे हम कहते हैं कि प्रोटीनियस डाइट कम दें, हाई प्रोटीन डाइट्स ज़्यादा ना दें, तो इससे नाइट्रोजन बेस बहुत ज़्यादा बनता है। एबनॉर्मल हैंडलिंग ऑफ नॉर्मल हार्मलेस एंड इसेंशियल एंडोजेनिक सब्सटेंस लाइक हार्मोन्स एंड हाई कंसंट्रेशन ग्लूकोज। अब ये भी है, अगर हार्मोन्स कहीं वहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज कंसंट्रेशन जब आ रही है तो वो भी क्या नेफ्रॉन्स को डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एबनॉर्मल हैंडलिंग मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हैंडलिंग कर रहे हैं हार्मलेस और एसेंशियल एंडोजेनिक सब्सटेंस के लिए। एक लिमिट अमाउंट में तो ग्लूकोज को फिल्टर कर सकते हैं या हार्मोन को फिल्टर कर सकते हैं। अगर लिमिट अमाउंट से ग्लूकोज बहुत बढ़ रहा है, हाई कंसंट्रेशन आ रहा है, तो वो क्या करेगा, ग्लूमरस फिल्ट्रेशन पे प्रेशर डालेगा, यानी कि हाइपर फिल्ट्रेशन होगा। हाइपर फिल्ट्रेशन की वजह से क्या होगी, ग्लूमरुलस यानी कि पार्ट होगा वो उसके अंदर क्या होगा, नेफ्रॉन्स के अंदर डैमेजिंग होने लगी, फाइब्रोसिस होती है, जिसकी वजह से नेफ्रॉन्स का फंक्शन पूरी तरीके से लॉस हो जाता है। और लास्ट इज़ द लैक ऑफ एसेंशियल रीनल प्रोडक्ट। जो रीनल प्रोडक्ट होते हैं, रीनल प्रोडक्ट का मतलब है कि रीनल के फिल्ट्रेशन के लिए जो जो चीज़ें नेसेसरी होती हैं, मतलब उसकी रिकवरी होने के लिए ये ज़रूरी है कि रीनल प्रोडक्ट वहाँ पर बने रहें। अगर लैक होंगे रीनल प्रोडक्ट, मतलब क्या, रीनल प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया एक तरह से कि जो ब्लड फ़िल्टर हो रहा था, ब्लड फ़िल्टर जो हो रहा है उसका प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं हो, जैसे कि स्टोन है या फिर ब्लड ज़्यादा आ रहा है, ब्लड ज़्यादा प्रेशर से, तो ये सब इसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं। अगर वो कम है, मतलब प्रेशर प्रॉपर बना हुआ है, ना प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या ना कम हो रहा है, नॉर्मल है, तो वो इसके इसेंशियल प्रोडक्ट है। ये सब इसेंशियल प्रोडक्ट अगर कमी हो जाए, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो और ज़्यादा या ग्लो या उसमें बेस प्रोडक्ट ज़्यादा आ रहे हैं फिल्ट्रेशन के लिए, तो वो सब क्या है, लैक ऑफ एसेंशियल रीनल प्रोडक्ट होते हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं नेफ्रॉन्स के लिए। इस तरीके से नेफ्रॉन डैमेज हो जाती है। तो ये हो गई आपकी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, नहीं समझ में आया हो कोई चीज़, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम आप नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।